और चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। डेरिवेटिव सौदों पर सलाह लेने के लिए हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जुड़े हैं। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट सुमित चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बलविंदर सिंह लुधियाना से हमारे साथ जुड़ते हुए। बलविंदर जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। मेरा अमर राजा बैटरी का फ्यूचर लिया था अक्टूबर का 1060 पे। इसको 986 पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया था, फिर मैंने इसको 901 पे दोबारा नवंबर का इसको रोल ले लिया दोबारा पे, अभी फिर नीचे है। ओके, आपने एक बार एंट्री किया, एक स्टॉप आउट हो गए, लॉस हो गया, दूसरी बार फिर एंट्री किया आपने 901 पे, तो अब क्या स्थिति है ये देखते हैं। आप पोजीशन कैसी दिखाई दे रही है, अगर हम वो स्टॉक आपको दिखा पाए। हमारा राजा आप देख सकते हैं 886 रुपए के 887 रुपए के करीब इस वक्त ये फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ, तो एक बार फिर से आप करीब 14-15 रुपए के लॉस पे जा रहे हैं। संदीप क्या सलाह देंगे आप इन्हें। हाँ देखिए, मेरे हिसाब से एक करेक्शन ही है डेफिनेटली, बट स्टिल आई फील कि एक बार ये बने रहे अपनी पोजीशन में, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 840-50 का एक लेवल है जहां पे ये सपोर्ट लेगा और उसके बाद वापस से चल सकता है ये। बट ओवरऑल मार्केट में जिस तरीके की रिस्क है, मार्केट के साथ डेफिनेटली रिलेटेड रहेंगे सारे मूव्स। बहुत बड़ा इवेंट है कल, तो उसके बाद देखा जाएगा, बट ओवरऑल आई फील कि बने रहे तो सही रहेगा। हमारे राजा बैटरीज में बलविंदर जी पोजीशन बनाए रखिए, उम्मीद कीजिए कि यहां से मार्केट का मूड भी सुधरे और आपको मदद मिले, नुकसान की कुछ भरपाई हो पाए। संदीप सलाह दे रहे हैं कि अब आप बने रहिए अभी यहाँ पे। मनोज कुमार धनबाद से हमारे साथ जुड़ते हुए। मनोज बताइए। जी, मेरे पास अशोक लीलैंड के 1000 शेयर हैं 86 रुपए 60 पैसे के भाव पे, तो इसको क्या करे सर। अभी इसको रखे इंट्राडे के पर्पस लिए थे, क्या आवट आ सकती है, इसका चार्ट कैसा बता रहा थोड़ा बता दें। इंट्राडे के लिए 86-60 पे लिया था, 10 पैसे ऊपर अब अशोक लीलैंड आपको फिलहाल यहाँ पर दिखाई देगा। समित क्या सलाह देंगे आप इन्हें। देखिए, फिलहाल तो इसने एक सपोर्ट लिया 84-85 के आसपास, वहां से हमने एक इंट्राडे अपमूव देखी है इसमें। अगर ये इंट्राडे की लिहाज से इसको देखना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट इनको मिले। कॉस्ट के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 20 पैसा नीचे स्टॉप लॉस रख के, और इसमें बने रहिए। 3 बजे तक देखिए, अगर ये स्टॉक 87.5 के आसपास अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। 87 रुपए 50 पैसे तक जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं यहाँ पे, और 86 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा। मनोज जी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो फिर निकल जाइए। छोटा लॉस लेकर इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए निकलना आमतौर पे फायदे का सौदा होता है। 2-4 स्टॉक में आप नुकसान करेंगे थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुनाफा जहां आएगा वहां पे आप ये सब रिकवर कर लेंगे, तो अटकिएगा मत। 86-40 पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो ये सलाह आपके लिए फिलहाल आती हुई मनोज, लेकिन वक्त हो चुका है हमारे लिए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हमारे साथ अब नतीजों पर बात करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस के CFO कपिल कृष्णन साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर कृष्णन, स्वागत है आपका। देखिए, इस वक्त आपका जो नतीजा दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट में गिरावट आती हुई दिखी है, इसके पीछे क्या खास वजह आप देखते हैं, कैसे समझाएंगे इसको। देखिए, अगर आप सिक्वेंशियली देखेंगे तो प्रॉफिट इज अप 6.5%, and the gold holding is also up around 1.1%, and the main reason for slightly जो इस क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ा कम रहा है, उसका मेन कारण ये है कि हमारे थोड़ा ऑप्शन ज्यादा था इस क्वार्टर में, और गोल्ड प्राइस भी अगस्त में बहुत गिर गया था, ऑलमोस्ट 6%, बाद में रिकवर हुआ, तो उसकी वजह से भी इस क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट आया। ओके, आपने जैसे कि कहा, अगर आप आपके एसेट्स या ग्रोथ पर नजर डालें, इस क्वार्टर के दौरान कितने फ्रेश लोन आपने दिए? देखिए, हमारा जो लोन बुक है ओवरऑल 115 करोड़ से बढ़ गया है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, so that is the growth we had. लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमारा थोड़ा हायर था, 200-300 करोड़ का था, एंड हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर से अब वापस ग्रोथ उसी रेट पर आ जाएगा। ओके,
एक जो सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है निवेशकों के इस वक्त, तो ये कि सरकार जिस तरह से मोनेटाइजेशन करने पे लगी है गोल्ड का, उसका क्या असर आप देखते हैं आप अपने कारोबार पे? देखिए, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उस पर द फोकस टू माय माइंड इज मेनली ऑन टेम्पल गोल्ड और गोल्ड जो बुलियन के फॉर्म पर है। क्योंकि अगर किसी के पास ज्वेलरी है और उसने 20% मेकिंग चार्ज डाला है तो उसको मेल्ट करके 2% तो नहीं अर्न करने में कुछ समझदारी है। और हम लोग का बिजनेस मेनली ज्वेलरी से डील करता है, नॉट विद बुलियन, तो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट हम नहीं एक्सपेक्ट करते। लेकिन ये जो गोल्ड बॉन्ड्स जारी होंगे, क्या आप उनके अगेंस्ट में भी लोन देंगे? नहीं, हम उसके अगेंस्ट नहीं देंगे, हम सिर्फ ज्वेलरी के अगेंस्ट देते हैं। ओके, आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है जी। ओके ओके मिस्टर कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो मनप्पुरम फाइनेंस ग्रोथ कम दिखाई दिया इस क्वार्टर के दौरान, इस वजह से दबाव दिखाई दिया, मुनाफा कुछ गिरा है आप देख सकते हैं, लेकिन आमदनी हालांकि बढ़ती हुई दिखाई दी है और लोन की ग्रोथ पिछले हाल के क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ी धीमी नजर आई है। मनप्पुरम का स्टॉक आपके सामने, कोई खास रिएक्शन बाजार में नहीं दिखाई देता। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। हमारे साथ राजस्थान से सुमी है। सुमी, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर जी सर, मुझे ये पूछना है, डॉक्टर रेड्डी में अभी लेना चाहिए या नहीं, रुकना चाहिए अभी? डॉक्टर रेड्डीज लेना चाहिए या रुकना चाहिए? आज तो बहुत शॉक लग गया है, आपके पास है नहीं ना अभी, आप लेने की सोच रहे हैं? हाँ सर। गिरावट को देखते हुए संदीप क्या कहेंगे इन्हें? बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। और देखिए, यूएसएफडीए की एक जो सरप्राइज आती है, रात को आता और नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन खुलता, तो फार्मा स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम पहले रेंडेक्स में भी देखी और कई सारे स्टॉक्स इप्का में देखी, वैसे ये डॉक्टर रेड्डीज में है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रेड्डी संभाव मुझे पूरे फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा पसंद था और सेफर लगता था एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स वैल्यूएशन के लिहाज से भी। बट अब ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा वेट करें। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके के रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर में भी आए थे और ओवरऑल ठीक ठाक ही हैं, तो मेरे हिसाब से लेवल्स जो है करीब 3200 से लेकर 3000, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। हालांकि आज 3600 के लगभग है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, तब उसके बाद ये एक बार ठंडा हो जाए और मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी और रिस्क बहुत ज्यादा दिखती है, तो नई एंट्री में इमीडिएटली सजेस्ट नहीं करूंगा। जल्दबाजी ना करें, जरा समझने की कोशिश की जाए कि कितना असर पड़ेगा। वोल्टास के नतीजे इस बीच आपके सामने आते हुए स्टॉक पे थोड़ा दबाव, EBITDA 75 करोड़ से घटकर 62 करोड़ अनुमान से कमजोर है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 50 करोड़ से घटकर 44 करोड़ आया है और आय 993 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 1063 करोड़। तो आमदनी तो ठीक है, EBITDA लेवल पर आप देखिए वहां दबाव है, तो शायद मार्जिन कम होती हुई नजर आई है। ऐसी क्या कॉस्ट बढ़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से मार्जिन पे थोड़ा बहुत दबाव भी कंपनी बर्दाश्त कर सकती थी, ऐसा लग रहा है। उस लिहाज से अगर मुनाफे पे सरप्राइज है मार्केट, इसी वजह से देखिए थोड़ा कंफ्यूज है, काफी वोलेटाइल ये स्टॉक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि EBITDA मार्जिन 7.9 से घटकर 5.9 हो गई है, जो 7.6 का अनुमान था। काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर, काफी बड़ी कटौती मार्जिन में आती हुई नजर आ रही है। आमदनी एक बार आपको फिर से बता दें, बढ़ी है, आमदनी अनुमान से बेहतर हुई है। इसके बावजूद अगर आपको मार्जिन पे दबाव दिखा है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रेशर आया है, कोई ऐसी ऐसा खर्च करना पड़ा है कंपनी को जिसका अनुमान एनालिस्ट नहीं लगा पा रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक करीबन आधे % नीचे ट्रेड करता हुआ वोल्टास का नजर आ रहा है। समित, चार्ट्स पे क्या व्यू बनता है आपका? देखिए प्रतीक, अभी तो ये इमीडिएट रिएक्शन है, थोड़ा इसको स्टेबल होना चाहिए प्राइजेस को। 266 का इसका एक इमीडिएट सपोर्ट। अगर हम ओवरऑल इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट कुछ दिनों से इसकी एक रेंज बन चुकी है, ऊपर की तरफ 284 का एक रेजिस्टेंस बन गया, नीचे 66 का सपोर्ट है। तो ये रिएक्शन के बाद देखना पड़ेगा, अगर स्टॉक नीचे 266 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, और अगर ऊपर की तरफ 284 क्रॉस होता है तो इसमें तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। एट दिस जंक्चर इसमें कोई भी पोजीशन लेने के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे, ये रेंज से ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। संदीप, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से कैपिटल गुड सेक्टर में और ये पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा
रुझान दिख नहीं रहा, और जिस तरीके के रिएक्शन है मार्केट का भी रिजल्ट्स को लेकर, तो आई फील कि एक बार वेट एंड वॉच ही रखें। मुझे समाव ओवरऑल मैं हर बार कह रहा हूँ रिस्क और वॉलेटिलिटी को देखकर क्लैरिटी के बाद ही काम करने में समझदारी रहेगी और नया निवेश में। ओके, तो मुनाफे में गिरावट आई है, एबिटा मार्जिन में गिरावट आई है, 7.9 से घटकर 5.9 हो चुकी है, जहां 7.6 का अंदाजा था। ये बड़ी प्रॉब्लम है, मार्जिन की वजह से गिरा है ये स्टॉक। मुनाफा 50 करोड़ से घटकर 44 करोड़ इसीलिए हुआ है क्योंकि आमदनी तो ठीक है, आमदनी के लेवल पर इनफैक्ट उम्मीद से कहीं बेहतर आंकड़ा आया है, लेकिन मार्जिन गिरी है और मार्जिन के गिरने का असर आपको मुनाफे पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह वोल्टास की स्थिति। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, और कुछ और सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले एक और कंपनी के नतीजे पर नजर डालते हैं। इन्फो एज, आप अगर नतीजा देखें, रेवेन्यू 174 करोड़ पे आई है 147 करोड़ के मुकाबले, तो यहां पर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखें तो एबिटा लेवल पर गिरावट है, तो थोड़ा दबाव बनता हुआ मुनाफे पे साफ तौर पे नजर आया है। इसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट का लेवल भी देखते हैं तो फ्लैट सा रुझान वहां आता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं इन्फो एज के CFO चिंतन ठक्कर। मिस्टर ठक्कर, कैसे देखते हैं आप खुद अपने इन नतीजों को? It's very encouraging. The growth of about 18% in revenue, sales में 18% का growth है, which is very encouraging. You spoke about EBITDA margin. Well, EBITDA margin is about 19%, which is up from 14% of last quarter. But if you compare it with last year, EBITDA margins would be lower because we are investing much more in our real estate search portal 99acres.com, and that's what we had earlier told all our investors that this is what we are going to do. We had raised money in order to spend on 99acres.com. तो अभी तो हमने थोड़ा सा स्पेंड किया है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में उनका असर दिख रहा है। But otherwise it's an overall complete growth story, And if you really look at recruitment business, for example, recruitment business is growing at 20%. In fact, recruitment business का हमारा EBITDA margin is now at about 55%, which is very strong. एम्प्लॉय कॉस्ट में करीबन 25% का इजाफा हुआ है। अगर इसको थोड़ा समझाएं, किन वर्टिकल्स में कहां पर आपने हायरिंग की है? I think overall there is a wage increase happening across the board, particularly in all internet businesses, because all startups and internet businesses are now quite in demand. So overall there is a wage increase. Plus, as we said that we are investing in 99 acres. So mainly the headcount increase is mostly in 99acres.com. अगर आपको एक अंदाजा दे, पूरी कंपनी में अगर आप हेडकाउंट यानी कर्मचारियों की तादाद बता रहे हैं, कितनी बढ़ी है? So our total headcount overall in the company would be around 4,000 people. और अगर आप ये बताएं कि इजाफा कितना हुआ, बढ़ा कितना है पिछले साल के मुकाबले में, या फिर ये 25% आप कह रहे हैं कि वेजेस बढ़ने की वजह से हुआ है या तादाद बढ़ने की वजह से, नंबर्स बढ़ने की वजह से? दोनों का मिक्स है। वेज इन्फ्लेशन भी काफी है और देयर इज डेफिनेटली एन इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ इन हेडकाउंट एज वेल, सो बोथ आर देयर। अदर इनकम भी आपकी करीब डबल होती हुई दिखाई दी है, 11 के मुकाबले 19 करोड़। ये किस वजह से है? सो लास्ट ईयर हमने QIP किया था, जिसके पैसे तकरीबन अराउंड सितंबर में आए थे, तो 750 करोड़, तो वो हमारा ट्रेजरी ऑपरेशंस में है, वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में अभी भी पड़े। वी हैव नॉट रियली mostly we have not really started spending that. Maybe there is a little amount that we have spent this quarter. So by and large that money is lying in fixed deposit and mutual funds. तो वहां से इनकम आती है वो। ओके, आपने जैसे कि कहा कि आपने 99 एकर्स में खास तौर पे काफी निवेश बढ़ाया है और उसकी वजह से यहाँ पर लॉस अगर आप देखें तो 10.5 करोड़ वाला 27 करोड़ पे पहुंच गया है, लेकिन रेवेन्यू में 13% की ही बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या इस तरह के जैसे और बेहतर रिटर्न की उम्मीद थी आपको? So revenue on real estate space, overall real estate space is very weak. Market you can practically say कि नए ट्रांजैक्शन, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हो रहे, नए ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट आई वुड से रफली
maybe it's less than 50%. So when the market is actually shrinking, if we are able to get a good quality growth of 13%, I think that's encouraging result. ओके, शुक्रिया आपका मिस्टर ठक्कर। थैंक यू। तो इन्फो एज के मैनेजमेंट पर ये डिटेल्स, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने 99 एकर्स जो इनका पोर्टल है वहां पे निवेश बढ़ाया है, इसका असर आप आते हुए देख रहे हैं, जो जानकारी हमें कंपनी के सीएफओ ने दी। और इसके साथ ही वक्त है यहाँ पर समिट से इजाजत लेने का। समिट, कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का, आगे आखिरी सौदा लेकर आएंगे। संदीप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको बताएंगे कि क्या करें आज, लॉन्ग या शॉर्ट।